गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके यूक्लिड यूक्लिड मेथड से ज्योमेट्री की डेफिनेशंस। इट मीन्स यूक्लिड कौन है, मैं आपको आना बता देता हूँ। यूक्लिड आपके फेमस मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में आपको यानी कि हम सबको ज्योमेट्री के बारे में जानकारी दी थी। इसको आप 9th में भी आप पढ़ोगे और है ना 10th में भी यूक्लिड मेथड से आपको ज्योमेट्री के बारे में और जानकारी मिलेगी कि है ना यूक्लिड ने आपको ज्योमेट्री में क्या क्या दिया, उन्होंने ज्योमेट्री को कैसे डिफ़ाइन किया और किन चीज़ों को ज्योमेट्री में के बारे में उन्होंने हमें बताया है, या ये कहें मैथ में उनमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है यूक्लिड का। जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उन्होंने उसको नाम दिया यूक्लिड ज्योमेट्री। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5 के बारे में। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज है ना 5.1। पहले हम पढ़ेंगे 5.1, फिर हम पढ़ेंगे 5.2। 5.1 5.1 में आपको है ना यूक्लिड ने, मैंने बोला था ज्योमेट्री को है ना डिफ़ाइन किया है, बहुत दूसरे हर चीज़ की डेफिनेशन दी है। जहाँ तक है ना पॉसिबल हो सका है उन्होंने ज्योमेट्री को सरल वे में यानी कि ईजी वे में डिफ़ाइन किया है। और आपके पास सामने उसके उनके द्वारा पहली स्टेटमेंट जो उन्होंने डिफ़ाइन की थी वो है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी सेकेंड पॉइंट अनदर पॉइंट। इट मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं अभिधारणा, और इंग्लिश में है पोस्टुलेट। अभिधारणा एक कहती है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है कि यूक्लिड ने बोला था अगर आप कोई सी भी एक पॉइंट लो, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया है, इसको मैंने नाम दे दिया है ए। इस पॉइंट से अगर आप सेकंड पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, आपका बी या कोई सा भी हो सकता है, उन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हो, मिलाते हो, तो केवल और केवल ओनली एक ही लाइन, वो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इस पोस्टुलेट का मतलब यही है कि आपको दो पॉइंट से ओनली एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसके बारे में उन्होंने आपको बताया है, मतलब यूक्लिड ने इस बात की जानकारी दी है ज्योमेट्री में कि दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। हिंदी में बात करें तो दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही सरल रेखा आप खींच सकते हो। अगर आप ना प्रैक्टिकली देखो तो आपको ना दिखाई भी देगा, प्रूव भी है ना कर दिया है। बस आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है। अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो उनसे केवल एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि एक सरल रेखा खींची जा सकती है दो बिंदुओं से। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो एक ही लाइन को आपको कम से कम 4 से 5 बार बोलकर समझाया है, आपको समझ में आई होगी। आपका सेकेंड पोस्टुलेट है जो आपका पहली अभिधारणा है यानी कि पोस्टुलेट है, उनसे उसने कुछ नियम बनाए हैं, रूल्स निकाले हैं। और वो रूल्स क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर है ना पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है अभिग्रहित यानी रूल एक्सियम। 5.1 क्या कह रही है? 5.1 गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट passes थ्रू देम। दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अभी उसी लाइन को इन्होंने एज ए रूल शो किया है, एक्सियम के रूप में शो किया है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो उनसे केवल एक ही स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दो या तीन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। केवल कितनी स्ट्रेट लाइन? ओनली वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अद्वितीय मतलब एक, डिस्टिंक्ट यानी कि एक यूनिक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई उसकी वैल्यू या फिर ये कहें उस पर कोई दूसरी या तीसरी लाइन आपको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये आपका एक्सियम 5.1। 5.2 से पहले न्यू पोस्टुलेट है आपकी सेकंड पोस्टुलेट, अभिधारणा 2। क्या कह रही है? सेकंड पोस्टुलेट आपकी कहती है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. It means मैं इसको आपको पहले बात करूँगा। आपने एक वर्ड के बारे में पढ़ा होगा, लाइन सेगमेंट सभी ने पढ़ा है। हिंदी में बोलते हैं इसको रेखाखंड, हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड।
क्या है लाइन सेगमेंट? 2 पॉइंट्स आपके पास है। अभी मैं यूक्लिड के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अभी मैं आपको बता रहा हूँ लाइन सेगमेंट के बारे में, यानी कि रेखाखंड के बारे में। 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन आपकी लाइन सेगमेंट होती है। क्लियर? यूक्लिड ने इस लाइन सेगमेंट को ही बोला है टर्मिनेटेड लाइन। क्या नाम दिया यूक्लिड ने इस लाइन को? टर्मिनेटेड लाइन। और हिंदी में बोलेंगे शांत रेखा, यानी कि रेखाखंड का दूसरा नाम है शांत रेखा। शांत रेखा को ही रेखाखंड बोला है, यानी कि लाइन सेगमेंट को यूक्लिड ने बोला है टर्मिनेटेड लाइन। ये लाइन आपको याद रखनी है। टर्मिनेटेड लाइन क्या है? टर्मिनेटेड लाइन और कुछ नहीं है, आपकी क्या है? लाइन सेगमेंट। अब इसने बोला है लाइन सेगमेंट को आप लेफ्ट से एंड राइट से, लेफ्ट से राइट से आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हो, यानी कि एक्सटेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास इसको है ना क्लोज नहीं किया गया है, ये क्लोज लाइन नहीं है। अभी लाइनों के बारे में मैं अभी आपको डिटेल से भी है बताने वाला हूँ कि मैंने एक वर्ड बोला है क्लोज लाइन, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको बस इतना समझना है कि यह जो लाइन सेगमेंट है यानी कि रेखाखंड है, आपको लेफ्ट और राइट से कितना भी इसको बढ़ा सकते हो, आगे तक कितना भी आप इसको आना लेफ्ट से और राइट से ले जा सकते हो, जितनी आपको आना ज़रूरत पड़ती है ज्योमेट्री में। यही इसने बोला है, यूक्लिड ने या आपको यहाँ पर बोला है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इट मीन्स कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है यानी कि लाइन सेगमेंट है, उसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में आप बढ़ा सकते हो कितना भी, जब तक कि आप उसको है ना क्लोज लाइन के रूप में शो नहीं कर देते। जब तक कि आप उसको है ना क्लोज लाइन के रूप में शो नहीं कर देते, तब तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो लेफ्ट से भी और राइट से भी। मैंने एक लाइन बोली है क्लोज लाइन, क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बोला लाइन सेगमेंट आपका ये होता है, दोनों तरफ पॉइंट होते हैं। क्लोज लाइन का मतलब होता है एक तरफ आपकी लाइन सेगमेंट वाला पॉइंट आ जाता है और दूसरी तरफ इस तरह से एरो, तो उस टाइम आपकी इसको बोलेंगे लाइन, हिंदी में बोलेंगे सरल रेखा। क्लियर? सरल रेखा ये आपकी एक साइड से है ना क्लोज होती है और दोनों साइड से भी क्लोज हो सकती है आपकी स्ट्रेट लाइन, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा। दोनों तरफ से है ना क्लोज है। क्लोज करने का मतलब है एरो साइन लगा दिया आपने, एरो साइन आपने लगा दिए, लेकिन ये जो लाइन है इसको एक साइड से है ना क्लोज है और सेकंड साइड से जो पॉइंट है इसको आप आगे तक भी बढ़ा सकते हो। पैटर्न समझ में आपको? इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था क्लोज लाइन का मतलब है कि आपको है ना क्लोज कर दिया गया है यहाँ से, इसका मतलब बंद कर दिया गया है कि इसको आगे से या मतलब यहाँ से जहाँ पर आपका एरो साइन है, तीर का निशान है, यहाँ से आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर वो क्लोज हो चुकी है। लेकिन जहाँ पे आपका लाइन सेगमेंट वाला पॉइंट आ जाता है वहाँ से आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हो। इसलिए लाइन सेगमेंट में आप दोनों तरफ से आप है ना बढ़ा सकते हो। एब्सोल्यूट पोस्टुलेट सेकंड आपकी यही कहती है, यानी कि अभिधारणा 2 में आपको यही समझाया गया है। अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पोस्टुलेट के बारे में। नेक्स्ट पोस्टुलेट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके स्टेटमेंट आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, ये आपके काम आएंगे और आगे भी हमें इनको काम में लेना है। पोस्टुलेट थर्ड कहता है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी केंद्र को मानकर और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल खींचा जा सकता है। आपने कंस्ट्रक्शन किया है, अगर आपको एक कोई भी सर्किल बनाना है तो आप इस तरह से आपने सीधे सर्किल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको एक है ना सेंटर पता होना चाहिए, यानी कि केंद्र पता होना चाहिए, सेंटर यानी केंद्र, और एक आपको उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, रेडियस यानी त्रिज्या। जब तक आपको इसका सेंटर एंड रेडियस के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप इसका सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? तो यूक्लिड ने आपको यही बोला है कि अगर आप किसी भी सर्किल को ड्रॉ करना है तो कम से कम आपको उसका सेंटर पता होना चाहिए और उसकी रेडियस पता होना चाहिए, फिर आप उसका यूज़ करके आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? समझ में बैठा पोस्टुलेट थर्ड, अभिधारणा थर्ड। यहाँ पे हमें इसको प्रूफ नहीं करना है, बस आपको इनको लर्न करना है। हमारा जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा थ्योरम पोर्शन स्टार्ट हो चुका है 5th एक्सरसाइज से, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझना है और
ध्यान से इनको लर्न करना है। जहाँ पर है ना प्रूव करने की बात आएगी वहाँ पर हम उन थ्योरम को या पोस्टुलेट को प्रूव करके भी आपको बताएंगे। आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट है यानी अभिधारणा 4 के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इट मीन्स क्या है, आप चाहे है ना कितने भी 90 डिग्री आप है ना फॉर्म करो, बनाओ, कितने भी 90 डिग्री बनाओ, जो 90 डिग्री वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर होगी, वही वैल्यू यहाँ पर होगी, तो उसकी वैल्यू बदलेगी थोड़ी। ये आपको यूक्लिड ने बताया कि आप कहीं पर भी 90 डिग्री बना सकते हो किसी भी शेप में, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, मतलब हर जगह आपका 90 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री ही रहेगी, उससे आपको बदलेगी नहीं। यानी कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि सभी आपकी जो 90 डिग्री के कोण है, आप चाहे कहीं पर भी आप यूज़ करो वो आपके 90 डिग्री के कोण ही होते हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल होते हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट चलते हैं आपका पोस्टुलेट 5। ये मैं कहूँगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी, इसका स्टेटमेंट आपको फुली तरीके से लर्न करना है, पूरा का पूरा जो भी है। मैं इसकी है ना रीडिंग करने जा रहा हूँ। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 right angles, and then the 2 straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles। इसका मतलब क्या है, अभी हम बात करते हैं, पहले एक बार और रीड कर लेते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसकी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सीधे वे में समझाता हूँ, लीनियर पेयर के रूप में। रेखीय कोण युग्म आपने सभी ने है ना पढ़ा है 8th क्लास में, हिंदी में रेखीय कोण युग्म यानी कि लीनियर पेयर। इससे मैं आपको इसको है ना समझाने वाला हूँ, लीनियर पेयर यानी कि रेखीय कोण युग्म। या फिर और दूसरा हमने है ना पढ़ा था अंत्य कोण युग्म, हिंदी में अंत्य कोण युग्म, या फिर ये कहें सम इंटीरियर एंगल पेयर, इंटीरियर एंगल पेयर, या ये कहें करस्पॉन्डेंस एंगल। क्लियर, अभी आपके सामने ये तस्वीर क्लियर हो जाती है इसकी। इसने बोला है अगर आपके पास 2 लाइन है, अगर आपके पास 2 लाइन है और उनको कोई एक लाइन इस तरह से कट करती है, 2 लाइन्स को एक लाइन इस तरह से कट करती है, तो उनके द्वारा बनने वाले एंगल्स, उनके द्वारा बनाए गए एंगल, यानी कि मैं बात कर लेता हूँ ये दोनों एंगल जो मैंने शो किया है, इन दोनों का सम 180 डिग्री यानी कि 2 राइट एंगल के इक्वल होता है या फिर उनसे छोटा होता है। क्लियर, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं इसको 1 दूँ, इसको 2 एंगल दूँ, मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम होता है 180 डिग्री होगा। अंत्य कोण युग्म आपने इनको पढ़ा होगा, इंटीरियर पेयर एंगल, इंटीरियर एंगल पेयर, राइट। इसी तरीके से इसने इस लाइन को और भी बोला है, अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ या फिर मैं इसी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, आगे और बढ़ाने के लिए बोला है, एक्सटेंड करने के लिए बोला है, तो वही लाइन आपके पास, वही रूल आपका यहाँ पर भी शो होगा। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री और इनका एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये आपको ये वाली थ्योरम आपको याद रखनी है। पोस्टुलेट 5 आपको लर्न करना है। ये कहता है अगर 2 लाइनें आपके पास, उनको एक लाइन कट करे तो उनके द्वारा बनने वाले इंटीरियर एंगल यानी कि अंत्य कोणों का जो योग जोड़ा होता है वो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री तक ही सीमित रहता है, लिमिट रहती है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं होता, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर, ये आपका है पोस्टुलेट 5। अब चलते हैं थ्योरम 5.1। थ्योरम 5.1 क्या कहती है, इसको हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, मैं बस इसको मैंने समझाऊंगा, ये शो करने वाली चीज़ नहीं है, बस इसको मैं समझाने वाला हूँ। क्या है ये थ्योरम 5.1?
टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इसका मतलब है यदि आपको दो लाइनें आपने ड्रॉ करते हो, मैंने ये दो लाइनें ड्रॉ की है, यानी कि दो अद्वितीय रेखाओं का कम से कम एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैंने बोल दिया है। दो अगर आप लाइन लेते हो तो उनका एक ही कॉमन बिंदु होगा। अभी आपको मैंने ये दोनों लाइनें ली हैं, इनका अभी तक आपको कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिखा है। कॉमन पॉइंट का मतलब है कि यदि मैं लाइन खींचूं, एक लाइन ये खींची मैंने, इसी पॉइंट से दूसरी लाइन ये खींची, तो इन दोनों लाइनों का कम से कम एक ही कॉमन पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर ये दोनों लाइनें मुझे इस तरह से मिलती हुई दिखाई देती हैं तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, यहाँ पर ये मिल रही हैं। अगर ये लाइनें इस तरह से मिल रही हैं तब भी इन दोनों का मेरा एक ही है ना कॉमन पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं है। कॉमन पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ पर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को मिलती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पर दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना। अगर दोनों लाइनों को एक दूसरे को मिलाना है तो आपको केवल एक ही कॉमन पॉइंट दिखाई देगा। कॉमन पॉइंट जो दोनों के लिए एक ही पॉइंट होता है उसको बोलेंगे कॉमन पॉइंट। ये आपका थ्योरम 5.1 का स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। क्लियर। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तक हमने जितने भी पोस्टुलेट पढ़े हैं उनको लेकर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यस और नो में जवाब देना है और साथ में ये भी बताना है कि कौन सी पोस्टुलेट इसमें यूज़ हुई है और किस पोस्टुलेट को आप यूज़ करके दिए गए क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। योर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य, अपने उत्तरों के कारण भी आपको लिखने हैं। फर्स्ट है आपका ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। केवल एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। चलो इसको हम मैंने शो करते हैं। केवल एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, या फिर ये कहें ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट, थ्रू ए सिंगल पॉइंट। इसका मुझे आंसर देना है तो आपको कैसे दोगे। लेट अस सपोज मैं रीजन दे रहा हूँ। इसका रीजन मैं आपको बाय फिगर आपको शो करके बताना और इसको 2 से 4 लाइनों में आपको लिखकर भी बताना है कि ऐसा क्यों है, क्यों सही है और क्यों गलत है। क्लियर। मैं आपको यहाँ पर बस फिगर बनाकर ही शो करूँगा, लिखना आपको अपने नोट्स में जब आप लिखेंगे मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप लिख कर भी बता सकते हो। लेट अस सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया ये वाला, इससे मुझे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, इसी पॉइंट से एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो इसने क्या पूछा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। रेखा बना रहे हैं हम, लाइन बना रहे हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो, ये आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। नहीं, हम एक ही लाइन से एक रेखा यानी कि एक ही पॉइंट से एक ही लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटिव लाइन। कितनी, इन्फिनिटिव यानी कि अनंत लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से होकर, एक रेखा नहीं, एक से ज़्यादा रेखाएं आप खींच सकते हो। आपका आंसर इसमें आएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, यानी कि असत्य। बैठा समझ में। और आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये वाला डायग्राम बनाकर और जो मैंने बोला है उसको आपके शब्दों में लिखकर। क्लियर। सेकंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं क्या। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एक फर्स्ट हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था, पहली अभिधारणा में पढ़ा था और वही लाइन इसने बोली है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, उनसे आपको मैंने पोस्टुलेट में बताया था कि 2 पॉइंट से, आपके पास 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से केवल आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जबकि आपके इस वाले पॉइंट में बोला है कि 2
पॉइंट से असंख्य रेखाएं यानी कि बहुत सारी लाइनें आप खींच सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टू योर पोस्टुलेट फर्स्ट ये कहता है कि केवल 2 पॉइंट से हम ओनली एक ही लाइन खींच सकते हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट लाइन ओनली ड्रॉ कर सकते हो। डिस्टिंक्ट लाइन यानी कि ओनली एक ही अद्वितीय रेखा आप ड्रॉ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। केवल एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। थर्ड पॉइंट आपके पास है। थर्ड पॉइंट पूछा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ दी साइड्स, यानी कि एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, इसको मैं यहीं पर ही शो कर देता हूँ। थर्ड वाले को मान लो आपके पास एक शांत रेखा है, यानी कि टर्मिनेटेड लाइन है, या एक है लाइन सेगमेंट है। तो इसको हमने अभी पढ़ा था पोस्टुलेट में कि इसको आप है ना लेफ्ट से भी और आप है ना राइट से भी कितना भी बढ़ा सकते हो। तो मेरा थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, यानी कि सत्य है। थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बैठा समझ में, यानी कि सत्य है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका कहता है इफ़ 2 सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है फोर्थ स्टेटमेंट में अगर आपके पास 2 सर्किल इक्वल है, मान लो ये हमारे पास 2 सर्किल आ गए, दोनों इक्वल का मतलब है कि दोनों सेम रेडियस के बने हैं, राइट। दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है? दोनों सेम रेडियस के बने हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, आपके पास हम कह सकते हैं कि अगर 2 सर्किल आपके सेम है तो इसका मतलब है कि आपके दोनों सेम रेडियस के बने हैं। आपको दोनों सर्किल हैं, अगर दोनों सर्किल इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि आपके दोनों के रेडियस सेम है, दोनों के रेडियस सेम है। तो इसका मतलब ये आपका थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि आप एक सर्किल को कब बना सकते हो? जब आपके पास रेडियस हो और आपके पास उसका सेंटर पॉइंट हो। अब जब दोनों के लिए दोनों सर्किल सेम है तो इसका मतलब रेडियस भी सेम होगी और उनका सेंटर पॉइंट भी सेम होगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू। ये आपके पास कुछ है 3 लाइनें गिवन है, 3 लाइन सेगमेंट गिवन है, यानी कि टर्मिनेटेड लाइन गिवन है ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई। इनको लेकर कुछ है आपको रिलेशंस है ना गिवन है, एंड आप इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, इफ पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। क्या ये ट्रू है? तो इसको हम चेक करते हैं। फिफ्थ में आपको ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है एंड सेकेंड गिवन है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हो। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये है ना पी क्यू आपकी इक्वल है ए बी के, पी क्यू इसको इक्वल है एक्स वाई के। मैं फिर से कहूँगा, हमने है ना पॉलीगॉन में पढ़ चुके हैं, सॉरी पॉलीगॉन नहीं पॉलीनॉमियल में हमने पढ़ चुके हैं, यानी कि बहुपद में अगर x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 5 है, तो हम दोनों ही एंड 5 के इक्वल है, तो हम मैंने लिख सकता है x इक्वल टू 5। इसी वाले रूल से तो आपको है ना इक्वेशन फर्स्ट में है ना पी क्यू ए बी के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इक्वल टू एक्स वाई दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, फिफ्थ वाला। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं? आप उन्हें परिभाषित कैसे करेंगे? ये आपको खुद को लिखनी है। पैरेलल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इनकी परिभाषा आपको खुद को लिखनी है।
आपने छोटी क्लासों में परिभाषा लिखी हैं, इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशंस। हाँ, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या एंड वर्ग। एक एक करके मैं सबको बोल देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ, यानी कि नोट डाउन नहीं करा रहा हूँ। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे पहली आती है आपकी पैरेलल लाइन। अगर हम पहले की बात कर लें, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि ये सामने आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं केवल बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। क्लियर? ये आपकी छोटी क्लासेस की डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना। आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो। आपकी पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस क्या है? वे लाइनें जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर, जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर स्थित होती हैं, यानी कि दूर स्थित होती हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें, वे लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर? पैरेलल लाइन हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर 90 डिग्री एंगल का कोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो आपकी क्या है? पैरेलल लाइन है। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप दे सकते हो, वे लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या है? सेकंड आपका आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन यानी कि लंब रेखाएं। दो लाइनें, किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर कहेंगे यदि कोई भी लाइन पर एक दूसरी लाइन ड्रॉ की जाए और वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। मान लो आपके पास एक लाइन है ए बी और इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है पी क्यू, तो ये इस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी ए बी पर। तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर एट ए बी। है परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? यदि किसी लाइन पर कोई दूसरी लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है या एंगल बनाती है, तो वो लाइन को बोलेंगे परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? पी क्यू। कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? पी क्यू, क्योंकि पी क्यू ने ए बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया है, एंगल बनाया है। इसको परिभाषित कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप अपने शब्दों में इसकी डेफिनेशन खुद लिखो। क्लियर? मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि हर एक में आपको डिफाइन कैसे करना है। अब आप बड़ी क्लास में हो, छोटी क्लास में नहीं हो, अपनी डेफिनेशन अपने शब्दों में लिखना सीखो। थर्ड आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आप पढ़ चुके हैं, अभी हमने बात की थी। और यूक्लिड ने लाइन सेगमेंट को नाम दिया है टर्मिनेटेड लाइन, राइट? यानी कि रेखाखंड को यूक्लिड ने नाम दिया शांत रेखा। क्या है शांत रेखा? ऐसी लाइन जिसको आप लेफ्ट एंड राइट साइड से, यानी कि दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। कितना भी आप इनको बढ़ा सकते हो, उसको बोलते हैं रेखाखंड, यानी कि लाइन सेगमेंट। एक ऐसी लाइन जिसको लेफ्ट एंड राइट साइड से कितना भी बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो या प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर? आपके पास बहुत सारे वर्ड है, आप कोई सा भी वर्ड का यूज़ करके डेफिनेशन इसकी दे सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट एंड, या ये कहें टर्मिनेटेड लाइन, या हिंदी में बात करें रेखाखंड या शांत रेखा। ऐसी लाइन जिसको आप लेफ्ट और राइट साइड से कितना भी बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, उसको बोलते हैं शांत रेखा, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट या फिर टर्मिनेट लाइन। अब आपका नेक्स्ट है रेडियस ऑफ ए सर्किल। रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल किसी भी सर्किल में उसके सेंटर पॉइंट से और उसके सर्कमफेरेंस तक मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को बोलेंगे आपको रेडियस। द रेडियस इज कॉल्ड टू ए लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट टू इट्स circumference. A radius is called a line segment. A line segment is drawn from its center point to its circumference is called radius of circle. या फिर ये कहें किसी भी वृत्त में उसके केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड कहते हैं। फिफ्थ है स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग की आप कैसे डेफिनेशन दोगे?
वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्या है आपका एक स्क्वायर क्या है? ऐसी आकृति जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं वर्ग। ए शेप in which all sides are equal and per angle is a right angle side that is called your square shape। क्लियर? ये सारी परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने हर एक को एक्सप्लेन किया है। आप अपनी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ये एग्जाम पर्पज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट की बात करूंगा तो मैं आपके लिए बात करूंगा लाइन सेगमेंट की यानी कि रेखाखंड की या शांत रेखा की। इसकी परिभाषा आपसे, इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और वो हम पोस्टुलेट में पढ़ चुके हैं उसकी डेफिनेशन को। आप उसको हर पोस्टुलेट को यूज़ करके उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर? आपकी अगर मोस्ट की बात करूंगा तो केवल ये है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ये अब जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे ये आपकी पोस्टुलेट पर डिपेंड होंगे। आपको बताना है कि कौन सी पोस्टुलेट लगी हुई है और क्यों लगी हुई है। क्लियर? आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। सेकंड है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यहाँ कम से कम एक ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। आपको दोनों अभिधारणाएं यानी कि दोनों पोस्टुलेट को शो करना है कि इनमें कौन सी पोस्टुलेट रॉन्ग है और कौन सी पोस्टुलेट राइट है। अगर राइट है तो क्यों राइट है, और उसमें क्या यूक्लिड पोस्टुलेट डिफाइन होती है या नहीं। हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसी कोई पोस्टुलेट हो सकती है। इसको हम शो करेंगे आपके फिगर से। फर्स्ट में इसने बोला है अगर आपके पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, आपके पास ये 2 पॉइंट है ए एंड बी और इनके मिड में कोई पॉइंट सी है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर? हम ये कह सकते हैं यस, हमारा फर्स्ट है ना पोस्टुलेट इज राइट। अब कैसे राइट है? 2 पॉइंट के बीच में एक मिड पॉइंट हो सकता है। 2 पॉइंट के बीच में एक मिड पॉइंट हो सकता है और ये पॉसिबल भी है। क्लियर? अब कैसे एन पॉसिबल है या आप खुद देखो। इस एन फिगर में आपके पास 2 पॉइंट मिड पॉइंट नहीं हो सकते। अगर मैं फिर से एक पॉइंट लेता हूँ ए एंड बी और इनके बीच में मैंने एक पॉइंट सी और एक पॉइंट मैंने सेकंड पॉइंट ले लिया डी। अब इन दोनों में से आपके पास ये दोनों मिड पॉइंट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मिड पॉइंट का मतलब है ए सी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपके, ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल रहने जरूरी है। लेकिन इसमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच में 2 मिड पॉइंट नहीं होते हैं। केवल क्या होता है? एक ही यानी मिड पॉइंट होता है। ए डी बराबर बी डी नहीं हो सकता। क्लियर? ए डी बराबर बी डी नहीं हो सकता है, या फिर ए सी बराबर सी डी बी सी नहीं हो सकता है। 2 मिड पॉइंट आपके कोई सी भी लाइन में 2 मिड पॉइंट आपके नहीं हो सकते हैं। केवल कितना मिड पॉइंट हो सकता है? एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। इस वाले स्टेटमेंट को यूज़ करके आप बता सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट सही है। क्यों? क्योंकि ये आपके 2 पॉइंट के बीच में केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, 2 मिड पॉइंट नहीं हो सकते। और जबकि आपके पोस्टुलेट में केवल एक ही मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। दूसरा पोस्टुलेट है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर आप 3 पॉइंट लेते हो जो एक लाइन पर नहीं है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, क्या ये पॉसिबल है? एक लाइन पर 3 पॉइंट कभी भी नहीं हो सकते।
एक लाइन पर मेरे एक, दो और तीन तीन पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक लाइन पर मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। आपके फर्स्ट पोस्टुलेट की में ही इसने है ना क्वेश्चन पुट किया है, ये तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन सेगमेंट पर है। और दूसरी कंडीशन आपकी ये बनती है कि जो एक ही लाइन सेगमेंट पर नहीं है, अलग अलग पॉइंट पर है, क्योंकि एक लाइन आपकी, एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो इसका जवाब में आप दोगे ये पोस्टुलेट आपकी रॉन्ग है, ये आपकी पोस्टुलेट आपकी रॉन्ग है। और इसमें कोई सी भी यूक्लिड मेथड आपका नहीं लग रहा है, यूक्लिड आपके पोस्टुलेट नहीं यूज़ हो रही है, क्योंकि आपके इसी की अगर फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करें सॉरी, तीनों पॉइंट आपके एक लाइन पर सिचुएटेड हो सकते हैं, यानी कि एक ही लाइन पर स्थित हो सकते हैं। क्लियर? यानी कि ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, दोनों ही कंडीशन आपकी सही है। तीनों लाइनें आपकी, तीनों पॉइंट एक लाइन पर भी हो सकते हैं और तीनों पॉइंट आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। जहाँ पर आपका स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो तो वो आपका पोस्टुलेट ही आपका फॉल्स होता है। बैठ गया समझ में? योर क्वेश्चन नंबर 4, if a point C lies between two points A and B such that AC and BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB, explain by drawing the figure। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें डायग्राम भी बनाने हैं, तो हम इसको है ना सॉल्व कर रहे हैं। लेट अस सपोज हमने एक है ना फिगर ले लिया है, आपके पास ये दो पॉइंट है ए एंड बी, और इनके मिड में कोई पॉइंट आपको है सी गिवन है, ये हमने पास आने डायग्राम आया। गिवन फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे गिवन, दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है, दिया है एक लाइन आपको इतना सा गिवन है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। सेकेंड पॉइंट इसको हम सॉल्व करने के लिए हिंदी में लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको तीन लाइनें लिखनी बहुत जरूरी है प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना होगा गिवन, सेकंड पॉइंट आपका आता है टू प्रूव, थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन, अगर आपको जरूरी है तो। फोर्थ पॉइंट आता है आपका प्रूफ। ये चारों पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी होते हैं, और जो है ना फर्स्ट आपके है ना 3 पॉइंट होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में, और वो होते हैं आपके आधे मार्क्स के, या फिर कम से कम 1 मार्क्स का होता है। क्लियर? अगर आपका है ना क्वेश्चन 3 नंबर का है तो ये फर्स्ट तीनों पॉइंट आपके होंगे 1 नंबर का, और है ना चौथा पॉइंट जिसमें आप है ना सॉल्व करोगे वो आपका बाकी के 2 नंबर के होते हैं। क्लियर? इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर का है तो फर्स्ट तीनों लाइनें आपकी आधे नंबर की होंगी, और बाकी का जो है ना चौथा सेक्शन है प्रूफ आपका 1.5 नंबर का होगा। इस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये भी लाइनें आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? हिंदी में मैं एक बार बात कर लेता हूँ। गिवन को बोलेंगे दिया है, हिंदी में लिखेंगे गिवन को लिखेंगे दिया है, टू प्रूफ को लिखेंगे हिंदी में सिद्ध करना है। मैं बात कर रहा हूँ प्रमेय को कैसे सॉल्व करेंगे, सिद्ध करना है। प्रमेय आपकी ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, यानी कि टू प्रूफ वाले क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। और कंस्ट्रक्शन आपका तीसरा पॉइंट आता है, इसको लिखेंगे हिंदी में रचना, और है ना प्रूफ को लिखेंगे हिंदी में उपपत्ति, उपपत्ति या फिर उत्पत्ति, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, उत्पत्ति या उपपत्ति। क्लियर? तो मैं इस वाले क्वेश्चन को है ना सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है गिवन, सेकंड पॉइंट आता है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट गिवन, सेकंड पॉइंट आपके पास टू प्रूव।
सिद्ध करना है आपको ए सी सेकेंड पॉइंट है टू प्रूफ, हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है, मैंने हिंदी में बोल दिया है, आप इसको हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, यह आपको यहाँ पर लाना है। थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्शन आपकी नील है, तो मैं सीधे थर्ड पॉइंट आ रहा है आपका प्रूफ। हिंदी में इसको बोलेंगे उपपत्ति, यहाँ पर मेरे पास जगह है तो मैं लिख सकता हूँ इसको उपपत्ति। क्लियर? आपके पास फिर राइट हैंड साइड में बनाना है फिगर और लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। क्लियर? आपके पास है ना गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू बी सी, ये आपको है ना गिवन है। लेकिन मैं आपको ए बी जो वैल्यू है, ए बी जो लाइन है आपके पास, इसको मैंने डाल दिया है फर्स्ट नंबर और इसका रीजन है आपके पास गिवन, यानी कि दिया है। हिंदी में आप लिखोगे दिया है, हर एक का रीजन लिखना है। ए बी इक्वल टू, ये आपकी जो लाइन है ए से लेकर बी, ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी लाइन आपके पास है ए सी प्लस बी सी, दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एंड ए बी इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए सी और बी सी दोनों इक्वल है, और आपको है ना प्रूफ में क्या रखना है, ए सी। तो हमने है ना क्या कर दिया, ए सी को मैंने ए सी रखा, लेकिन मैंने है ना बी सी को चेंज करके किस में है ना बदल दिया है, ए सी में। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। मैं बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी, और ए सी की जगह लिख सकते हैं बी सी, लेकिन मुझे बी सी से मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है, ए सी से। तो हमने इसका रीजन लिख दिया समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी और ए सी 2AC, या फिर इसको आप कह सकते हो 2AC इक्वल टू ए बी, और ए सी आपके पास आ जाएगा, इस 2 को मैं राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। आंसर की बजाय आपको लिखना है यहाँ पर हैंस प्रूफ्ड, लास्ट में आपको लिखना होता है हैंस प्रूफ्ड, और हिंदी में लिखोगे इति सिद्धम। जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे उनके लास्ट में ये लिखेंगे। तो आपको बैठ गया होगा समझ में, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ए सी इक्वल टू बी से आपको है ना गिवन था, पूरी लाइन को ए बी को दो पार्ट्स में है ना डिवाइड किया गया है, ए सी प्लस बी सी, वो मैंने लिख दिया इसमें ए सी प्लस बी सी। ए सी और बी सी दोनों इक्वल है, तो मैंने बी सी को बी ए सी की फॉर्म में लिख दिया है। ए सी प्लस ए सी आपके बन गए हैं 2AC, तो आपको मिला है ए बी इक्वल टू 2AC, या फिर लिख सकते हो 2AC इक्वल टू ए बी। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए सी आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर? जो आपको लाना है, इसलिए ए सी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। ए सी आपके पास फिर वैल्यू निकाली आपने, 2 को आपने दूसरी साइड भेज दिया, यानी कि 1/2 इक्वल टू ए बी, आपका आंसर आपको मिल चुका है। योर क्वेश्चन नंबर 5। In question number 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has only one midpoint. प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है, इस और सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड में केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये अभी मैं पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले इस वाले को मैं आपको है ना समझा चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको इसको है ना शॉर्ट में शो करूँगा। अभी आपको जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा है ए बी और इसका मिड पॉइंट है सी, आपको शो करना है कि किसी भी लाइन का या फिर लाइन सेगमेंट का केवल और केवल ओनली वन मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमें वही दोनों लाइनें लिखनी है, गिवन एंड टू प्रूफ में लिखना है कि आपका सी ही ओनली एक मिड पॉइंट होगा। क्लियर? इसको है ना शो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको है ना शॉर्ट में समझाता हूँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है इतना। लेट सपोज मैंने इसका दूसरा पॉइंट भी ले लिया डी, दूसरा पॉइंट भी मैंने ले लिया डी इसके बीच में,
और इसको हमें बताना है कि इसका पॉइंट सी होगा, मिड पॉइंट होगा, लेकिन डी मिड पॉइंट नहीं होगा। कि इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैं लिखता हूँ इसको ए सी इक्वल टू बी सी, मिड पॉइंट क्या है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और साथ में उसके दो ही पार्ट्स होंगे। कितने होंगे? दो। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा तीसरा पॉइंट ले लिया ए डी, तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ए डी इक्वल टू बी डी होना चाहिए, ए डी इक्वल टू बी डी होना चाहिए। लेकिन ए से डी और डी से बी तक के पॉइंट में आपका एक सी डी पॉइंट भी है। इसी तरीके से ए सी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका तीसरा सेक्शन भी आ गया सी डी यानी कि डी सी। तो आप किसी भी पी लाइन सेगमेंट में अगर आपका कोई एक ही मिड पॉइंट है तो उसके दो पॉइंट्स के बीच में दो ही सेक्शन होते हैं, तीन सेक्शन नहीं हो सकते। एक तरीके से आप इसको इस तरह से समझा सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले भी पीएन बता चुका हूँ, इस वाले क्वेश्चन में पहले किया है हमने। आई विल लेट यू शो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने आपको समझाया था इसमें। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं कि आपका केवल और केवल एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, दो मिड पॉइंट नहीं होंगे। इसको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में इसको बता सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। गिवन फिगर में ए सी इक्वल टू बी डी एंड आपको सिद्ध करना है, शो करना है ए बी इक्वल टू सी डी। फर्स्ट पॉइंट गिवन, फर्स्ट पॉइंट गिवन है आपको ए सी इक्वल टू बी डी। टू प्रूफ, दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है टू प्रूफ। सिद्ध करना है आपको ए बी इक्वल टू सी डी। हिंदी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको क्या लिखना है। हिंदी में गिवन को लिखना दिया है, टू प्रूफ को लिखना है, सिद्ध करना है। अब मैं आंसर कर रहा हूँ प्रूफ। क्लियर? आपको गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी। अभी तक मैंने आपको वही लिखा है जो आपको दिया गया है। क्लियर? अब मुझे जो लाना है उसको ध्यान से देखना। इस वाली शेप को देखो जो आपको गिवन है, गिवन वाली शेप को देखो। आपको गिवन है ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस और बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस। क्लियर? आपको लाना है ए बी ये वाली डिस्टेंस और सी डी ये दोनों को लानी। इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर सी तक में मैं इस वाली डिस्टेंस को हटा देता हूँ, यानी कि बी सी को आपको निकाल देता हूँ। ए से सी तक में से बी सी को निकाल देता हूँ तो आपका बचेगा ए बी। इसी तरीके से बी से लेकर डी तक में, बी से लेकर डी तक में से मैं बी सी को निकाल देता हूँ तो आपका बच जाएगा ओनली सी डी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से बी सी माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट बी सी बोथ साइड, दोनों तरफ से आपने क्या कर लिया, बी सी को माइनस कर लिया। तो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। फर्स्ट है आपका ए सी में से आपने बी सी को माइनस कर लिया, इसको आपने हटा दिया है तो आपके पास बचेगा ए से लेकर बी तक का स्ट्रक्चर यानी कि ए बी। इसी तरीके से आप बी से लेकर डी तक में से बी सी को माइनस करोगे तो आपने इसको हटा दिया तो आपके पास क्या बचेगा, सी डी। बी डी में से बी सी को आपने हटा दिया तो क्या बचा, सी डी। और यही आपको लाना था, ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ में इंग्लिश में भी आपको लिख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से दोनों मीडियम वालों के लिए ये वाला तरीका बेस्ट है कि आपको दोनों को समझ में आ जाएगा। क्लियर? मेरा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। ये तीनों पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। गिवन, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, एंड प्रूफ यानी उत्पत्ति।
मेरा क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स considered a universal truth, note that the question is not about the fifth postulate. यूक्लिड की अभिग्रहित की तो की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, यानी कि आपको शो करना है आपने यूक्लिड की 5th एक्सियम पढ़ा था, 5वीं अभिधारणा पढ़ी थी, और जिसको मैंने आपको बताया था कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या थी 5th अभिधारणा, यानी कि 5th एक्सियम या 5th पोस्टुलेट। आपके 2 लाइंस को कोई एक लाइन ड्रॉ करती है, एक लाइन काटती है, तो उनके द्वारा बनने वाले एंगल, उनके द्वारा बनने गए एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए लाइन, ए ट्रांसवर्स लाइन कट टू 2 लाइंस, एंड उनके दोनों के एंगल का सम आपका इंटीरियर एंगल के सम आपका होता है 180 डिग्री के इक्वल। ये आपकी 5th एक्सियम, यानी कि 2 लाइनों को एक लाइन कट करती है, उनके द्वारा बनने वाले एंगल, उनके द्वारा फॉर्म किए गए एंगल आपके 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यह आपकी है 5th एक्सियम, और इसके बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इसको आप कैसे यानी प्रूफ करोगे। तो इसमें आपको वही लाइन आपको लिखनी है जो आपको पहले मैंने बताई है, क्लियर। और इसको आपको शो कैसे करोगे, आप शो करोगे अंत्यकोण युग्म से, यानी कि इंटीरियर एंगल पेयर से, इसको आप शो कर सकते हो। इसने बोला है कि आपको 5th एक्सियम काम में नहीं लेनी है, 5th एक्सियम काम में नहीं लेनी है, यानी कि 5वीं अभिधारणा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो आपको शो कर दोगे इसको अंत्यकोण युग्म, यानी कि इंटीरियर पेयर एंगल से, क्लियर है। आपको इन दोनों का सम 180 डिग्री लाना है, क्लियर। पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, उसका क्या कह रहा है, मैंने आपको ये बोलकर बता दिया। फिर आपको ये है ना फिगर बनाना है, फिर आपको शो करना है इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। आपको शो कैसे कर सकते हो इसका, ये दोनों एंगल और इन दोनों एंगल को लेकर, लेट अस सपोज मैं आपको इसको आपको मैंने करा रहा हूँ 1 2 3 4। हर किसी का कराने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ये मेरा तरीका जो मैं आपको इसको मैंने समझा रहा हूँ अपने तरीके से। लेट अस सपोज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। मैं सीधे आपको प्रूफ वाला सेक्शन करा रहा हूँ, दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, मैंने सबको ना क्या कर लिया, प्लस कर लिया है, ये आपके पास आ गए 360 डिग्री, क्लियर। लेकिन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों एंगल आपके इक्वल है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट एंगल। आपको मैं लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। इन दोनों का रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। तो मुझे ओनली मतलब है 1 और 3 से, तो मैंने क्या किया है, एंगल 1 से मतलब है मैंने एंगल 1 रखा, 2 से मतलब नहीं है, 2 को मैंने बना दिया 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3 से मतलब है मुझे, मैंने इसको रखा, एंगल 4 से मतलब नहीं है, इसको मैंने बना दिया एंगल 1, क्यों, क्योंकि यानी 4 किसके इक्वल है, 1 के। तो आपके पास आ गया 360 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 1 आपके पास आ जाते हैं 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 आपके पास आ जाते हैं 2 एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको, तो आपके पास आ जाएंगे एंगल 1, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो आपके पास मैं अभी हम लाए थे 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, मैंने 2 को कहाँ भेज दिया, दूसरी तरफ, तो एंगल
ये आपके चला जाएगा डिवाइड में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आप है ना शो कर सकते हो इंटीरियर एंगल पेयर आपका क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये मैंने आपको शो करके बता दिया है। आपको इस तरह से है ना शो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 को इसने बोला है कि आपको 5th एक्सियम काम में नहीं लेना है, तो 5th एक्सियम काम में नहीं लिया तो हमने इनको पैरेलल लाइन के थ्रू शो कर दिया। क्लियर? गिवन में आपको है ना लिखना है टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आपको है ना गिवन है, जिनको एक लाइन कट कर रही है और इसका नाम मैंने डाल दिया एन। इनको ये लाइन कट कर रही है, ये आपको है ना गिवन में लिखना है। और टू प्रूफ में लिखना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको लिखना है। क्लियर? गिवन में मैंने आपको है ना बता दिया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बोला है अभी, टू प्रूफ में क्या लिखना है, ये लिखना है आपको है ना लाना है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, आपको है ना शो करना है ये। क्लियर? इस तरह से आपको फर्स्ट ये आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारी 5.1 कंप्लीट हो गई। आज यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको है ना शॉर्ट में समझाई हैं, कुछ चीज़ें आपको डिटेल में समझाई हैं मेरी। और इसके बाद आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको इसकी पोस्टुलेट 5, अभिधारणा 5 या एक्सियम 5 आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। लाइन सेगमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और ये दोनों है क्वेश्चन आपके मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये जो आपने 5.1 में पढ़ा है जो ऑलमोस्ट है, मैंने 4 चीज़ें बताई हैं। लाइन सेगमेंट यानी टर्मिनेटेड लाइन, यूक्लिड ने उसको टर्मिनेटेड लाइन के नाम से बोला है। हिंदी में शांत रेखा बोलो, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए यानी परिभाषा आनी चाहिए। और आपको अभिधारणा 5 यानी एक्सियम 5 आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज आज की 5.1 कंप्लीट होती है। और आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 की वीडियो में जल्दी ही आपको आना दूंगा। उसके लिए तब तक आप 5.1 को देखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को है ना पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। नहीं तो आप थोड़ा आप काट कर देखते हैं, थोड़ी चीज़ें है ना आप है ना खो देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आपको अगर आपको 10th अच्छी तरह से पढ़नी है तो 9th का स्ट्रक्चर आपका कम्प्लीटली क्लियर होना चाहिए। जो अभी आप पढ़ रहे हो वही चीज़ आपको 10th में दोबारा रिवाइज करनी होगी। मैं नहीं चाहूँगा कि आपको उनको 9th दोबारा पढ़ो। क्लियर? तो जब तक मैं आपके लिए 5.2 लाऊँ तब तक आप 5.1 और इससे पहले की एक्सरसाइज का रिवीजन करते रहें। और अपने कमेंट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत है तो आप पर्टिकुलरली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको कौन से सेक्शन में क्या दिक्कत है। फिर हम उस पर्टिकुलर सेक्शन की आपको क्लास लाएंगे और आपको वीडियोज़ के जरिए आपको समझाएंगे। क्लियर है? थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।